वेरी गुड। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। कैसे हैं सर? जी, देखिए हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्ययन कर रहे हैं इस क्लास में। और पिछली क्लासों में हम कहाँ तक पढ़ लिए हैं कल्पना? धारा 26 हमने पढ़ी है। वो क्या बात कर रही है, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। धारा 26 में हमें क्या पढ़ने को मिला है? जी बताइए कल्पना। सर, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया नहीं जाता। किन कारणों से नहीं बुलाया जा सकता है एनु? कौन से वो कारण हैं जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं? या तो वो मर चुका हो, यस। या फिर वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो, या तो वो मतलब उसकी याददाश्त चली गई हो, या वो इतनी एज का हो कि बोलने में सक्षम ना हो, या फिर वो मिल नहीं रहा हो, मतलब इस तरह के साक्ष्य देने में वो सक्षम ना हो, उसी के बारे में। ओके, और या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में हो। वो तो एक चीज़ में ही आ गया, वो तो अक्षमता में आ गया। ये सारी बातें तो आपने अक्षमता वाली एलोबरेट कर दी कि ये हो सकता है अक्षमता में। मेनली 4 कारण हैं इसमें। मृत्यु हो जाना, ठीक है, अक्षम हो जाना। अक्षम हो जाने में सब आ जाएंगी, कोमा आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बोलने में असमर्था आ जाएगी, सब आ जाएगी। तीसरा है वो मिल नहीं रहा है। और चौथा है कि उसकी उपस्थिति में इतना विलंब हो रहा है, इतना मोटा खर्च आ रहा है कि वो न्यायालय की नज़रों में अयुक्तियुक्त है, अनरीजनेबल है। ये 4 बातें आपको बतानी है, ठीक है। इन 4 में से कोई एक बात भी हमने साबित कर दी तो हम 26 में उस व्यक्ति के कथन को जो है यहाँ साबित कर सकते हैं। और उसकी शर्तें उन्होंने दी हुई हैं कि किन किन बातों को साबित किया जा सकता है, ठीक है भाई। जैसा 26 का जो उपधारा ए है वो क्या बात कर रही है कल्पना? मृत्युकालीन कथन की बात कर रही है ना। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों को बताते हुए या उन परिस्थितियों को बताते हुए जिनसे उसकी मृत्यु से फिर रिलेट होती हैं और वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी डेथ हो जाने के कारण उसका वो कथन रिलेवेंट हो जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसके मोस्टली हमने इलिस्ट्रेशन किए थे। जो इलिस्ट्रेशन मैंने छुड़वा दिए थे वो आप लोगों को स्वयं देखने थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे धारा 27 कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। ये कह रहा कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, ठीक है। पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती, ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 कार्रवाइयों की बात हो रही है, ठीक है, समझ आया? ये कह रहा कि एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। शर्त यह है कि प्रोसीडिंग मस्ट बी जुडिशियल और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, या फिर कोई व्यक्ति है जिसे ऑथराइज किया गया है विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए, ठीक। इज रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कोई जो सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग है दैट आल्सो बी क्या जुडिशियल, दूसरे वाली पश्चातवर्ती कार्रवाई भी जुडिशियल ही होनी चाहिए। और इन ए लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, और या फिर वो जो सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसके पश्चातवर्ती किसी अनुक्रम में, ठीक। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट स्टेट्स व्हेन द विटनेस इज डेड
or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable। तो 27 की जो मुख्य धारा का पार्ट है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है। ये बात पहले समझ लीजिएगा कि जो कार्रवाई है वो जुडिशियल होनी चाहिए, प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल होनी चाहिए, या विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया होना चाहिए वो व्यक्ति जो साक्ष्य ग्रहण कर सके। ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत होते हैं साक्ष्य ग्रहण करने के लिए? भाई तो न्यायालय के समक्ष जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ जो साक्ष्य लिया जाएगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है ही है। दूसरी अवस्था है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई कमीशन जारी कर दिया किसी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो लॉ द्वारा ऑथोराइज किया हुआ बंदा है जिसके सामने वो साक्ष्य दिया जा रहा है। तो दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है। उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं, वो जो साक्ष्य लिया गया है उसमें कही गई हैं वो बातें, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में या उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है। कब सुसंगत है अब ये बता रहा है, जबकि वह साक्षी मर गया है। वही शर्तें आ रही हैं जो पीछे हम 26 में पढ़ के आए हैं, या मिल नहीं सकता है, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, ठीक है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्त समझता है अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तो उसका वो पूर्ववर्ती कथन जो है वो पश्चातवर्ती कार्रवाई में जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ जी सर। अब इसका प्रोविज़ो 27 का क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रोविज़ो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine, and the question in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding। ये कह रहा परंतु वह तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था और विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है। तो परंतु कह रहा है कि ये कंडीशन भी होनी चाहिए, तभी धारा 27 अप्लाई किया जा सकता है। क्या होना चाहिए कि जो कार्रवाई है वो उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में होनी चाहिए, और जो प्रथम कार्रवाई थी उसमें प्रतिपक्षी कौन होता है? डिफेंडेंट, अपोजिट पार्टी, ठीक है, उसको प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था, ठीक। और विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है। ठीक है, क्लियर है? एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है कि अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। और ये कह रहा है कि दांडिक विचारण या जांच में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी। भाई अगर फौजदारी का मामला हो तो फौजदारी के मामले में, सिविल के मामले में तो वादी और प्रतिवादी होते हैं, और जो फौजदारी का मामला होता है वहाँ कौन होता है? प्रोसिक्यूटर होते हैं, प्रोसिक्यूशन होता है और
क्या होता है, एक्यूज्ड पार्टी होती है। तो इस धारा के संदर्भ में अगर दांडिक विचारण या जांच है तो वहाँ क्या माना जाएगा, अभियोजक और अभियुक्त की बीच की कार्रवाई समझी जाएगी। क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी एनू। यस सर। चलिए अगला इसका पार्ट कह रहा है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 28 कह रही है धारा कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। लेखा पुस्तक तो आप समझते होंगे, खाता बही लेखा। ये कह रहा है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। ये कह रहा है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं। पहले तो वो देखा होगा आपने लेखा बही, वो लाल लाल सी किताबें होती थी, बुक ऑफ अकाउंट्स। अब समय परिवर्तन होने के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो अपने मोबाइल पे निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हुई है। ठीक है। जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उससे धारा 28 क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा ए शूज़ बी फॉर 1000 रुपीज़ एंड शोज एंट्रीज इन हिज अकाउंट बुक्स showing B to be indebted to him to this account. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt। ये कह रहा है कि खे पर के 1000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें खे को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। वे प्रविष्टियां सुसंगत तो हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि एंट्रीज तो रिलेवेंट हो जाएंगी, लेकिन मात्र एंट्रीज जो है वो लायबिलिटी फिक्स नहीं करेंगी। लायबिलिटी फिक्स करने के लिए एंट्री के साथ साथ अन्य साक्ष्य भी दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। 29 कह रहा है कि रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और बाय एनी अदर पर्सन in performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept is itself a relevant fact। ठीक है। ये कह रहा है कि कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। कोई पब्लिक ऑफिसर है और वो अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कुछ प्रविष्टियां कर रहा है, तो उसकी सुसंगति धारा 29 बता रही है। ये कह रहा है कि किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है, किसी लोक सेवक द्वारा
अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है तो स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। भाई कोई एंट्री हो रखी है किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान, उसको एंटर किया हुआ है, किसी सिस्टम में एंट्री हैं, और वो एंट्रीज कैसी हैं? जब वो कोई व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन एंट्रीज को कर रहा है तो वैसी एंट्रीज जो है धारा 29 के अनुसार रिलेवेंट हैं, सुसंगत हैं। इज दैट क्लियर? सेक्शन 30 कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। मानचित्रों, चार्ट और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल or in maps or plans made under the authority of the central government or any state government as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant facts। भाई कोई मानचित्र है, चार्ट है, रेखांक है, उनमें कोई कथन अगर हैं तो धारा 30 कह रही है कि विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्राय रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। मान लीजिए भारत का नक्शा बना रखा है और भारत का नक्शा बना हुआ है और उसको किसने बनाया हुआ है? मतलब कि लोक विक्रय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बना हुआ है और कहीं कोई मामला इस संबंध में कहीं विवादित होता है तो जो कथन, जो स्टेटमेंट्स, जो उन मानचित्रों में, रेखांकों में या चार्टों में कुछ ऐसा है तो उसकी रिलेवेंसी मानी जाएगी। वहाँ जो कहा गया है उसको धारा 30 के अकॉर्डिंग रिलेवेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. 31 कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। ये कह रहा है कि when the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a recital contained in any central act or state act or in a central government or state government notification appearing in the respective official gazette or in any printed paper or in electronic or digital form purporting to be such gazette इज़ ए रिलेवेंट फैक्ट। ये अधिनियमों, अधिसूचनाओं के विषय में बात कर रही है धारा 31। ठीक है, ये कह रहा है कि जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या संबंधित शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट परिवर्तन में किया गया उसका कोई कथन क्या है? सुसंगत तथ्य है। भाई धारा 31 सीधी सी बात कर रही है, कोई एक्ट है, कोई नोटिफिकेशन है, ठीक है, और वो ड्यूली राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अपने राजपत्र में उसको बाकायदा डिजिटली या प्रिंट फॉर्म में प्रकाशित किया गया है, तो कोई तथ्य जो उसमें बता दिया है तो वो तथ्य जो है वो किसी विवादक या सुसंगत तथ्यों के विषय में कोई बात कर रहा है तो वहाँ वो जो चीज़ें हैं, जो एक्ट है, जो आपका नोटिफिकेशंस हैं, वो धारा 31 के अनुसार एक रिलेवेंट फैक्ट के तौर पे काम करेगा और उसकी सुसंगति धारा 31 अलाउ करती है। देखिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात कर रहा है
और कोई भी तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य से रिलेवेंसी रखता हो उसको इस अध्याय की कुल कितनी धाराएं हैं इस अध्याय में कल्पना? सर हमें नहीं पता, हमारे पास पुराना है। एनु आप बताइए। में 50 तक है। कुल धाराएं 48 हैं इसमें। मतलब 2 से शुरू हुई है ना, तो 50 तक 48। तो जो तथ्य है वो तथ्य अगर इन 48 धाराओं में कहीं ना कहीं अटक रहा है तभी वो रिलेवेंट होगा, अदरवाइज आप तथ्यों का कितना बीन बजाइए, इन 48 धाराओं में से अगर कहीं वो अटक नहीं रहा है, कहीं वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो तथ्य रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं तथ्यों की सुसंगति के विषय में ही बात करता है। 3 से लेके 50 तक है। कुल 48 सेक्शन है। 48 सेक्शन। ठीक है जी। अब इसकी धारा 32 और 33 आप स्वयं देख लीजिएगा, लगभग वही सेम कहानी बता रही है। और अगली धारा बात कर रही है। आपके पास सर अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम होगा, जिससे राजस्थान आया है या फिर जिन लोगों का हायर कैटेगरी, तो सर ये पता नहीं चल पा रहा है जैसे राजस्थान है कि इसमें पुराना ही है पूछा जाएगा या नया पूछा जाएगा या दोनों पूछे जाएंगे। देखिए एचजीएस का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो नए वाला एक्ट बताया हुआ उन्होंने। वो तो सिलेबस में पहले ही बता देते हैं ना कौन सा एक्ट लागू होगा। हाँ, और राजस्थान का आप नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है उसके बारे में। देखा लेकिन उसमें हमें नहीं दिखा। नहीं, एपीओ को जो राजस्थान का है उसका पुराना ही बताया है पढ़ने के लिए। अच्छा, और जो वाला हमने देखा नहीं। हाँ सर, हमने चेक किया था। देखिए लगभग जो हम अभी तक पूरा यहाँ तक हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है तो लगभग धाराओं का ही चेंज नज़र आ रहा है। अभी तक स्टोरी वही है ना। कुछ नई चीज़ आएगी, क्या होगा कि जो अमेंडमेंट्स पुराने एक्ट में हो रखे थे, जो ABCD में हमें पढ़ने पड़ रहे थे, वो ABCD हट गई है फिलहाल। हाँ सर, आईपीसी में जो कुछ धाराएं जुड़ी हुई हैं, जैसे धारा 48, वो सर हम पढ़ते थे प्लस पे, उसमें धारा 108 ये थी, उसकी जगह 108 वो 47 धारा थी, उसके बाद में एक्स्ट्रा धारा और एक बढ़ा दी है 48। जैसे उसमें ये लिखा था 108 में ए में कि भारत से बाहर किए गए अपराध का दुष्प्रयोग, और फिर उसमें सर जो धारा 48 है उसमें बताया कि भारत में से किए गए अपराध मतलब दुष्प्रयोग है। तो ऐसे कुछ धाराएं इसमें बढ़ाई हुई है, लेकिन सर सीआरपीसी हमने चेक नहीं किया उसमें कौन सी धाराएं बढ़ी है कौन सी कम हुई है। जी चलिए, जब उसको पढ़ेंगे तब ध्यान से देखेंगे। अब इसका जो पार्ट है वो कह रहा है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। भाई किसी कोर्ट का कोई जजमेंट आया हुआ है तो उनकी रिलेवेंसी की बात करता है ये वाला पोर्शन इसका। धारा 34 कह रहा है कि प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। ठीक है, द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। ये कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। ये कह रहा है कि किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या विचारण करना चाहिए। देखिए मान लीजिए कोई मामला है A और B के बीच,
और वो ए और बी के बीच मामला किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा निपटाया जा चुका है, वही विषय वस्तु है, वही झगड़े की जड़ है। आप जब सीपीसी पढ़ते हैं तो रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिकेटा 2 धाराएं आती हैं, है ना? हाँ सर, 11 हाँ, तो वो अब उसके लिए मान लीजिए आप पक्षकार हैं और ए और बी में से आप ए हैं और बी ने दोबारा वही मैटर कोर्ट के सामने फिर डाल दिया है, तो अब क्या आप कोर्ट के सामने क्या कहोगे? ये कहोगे कि सर ये मामला तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा निपटाया जा चुका है। तो अब अपनी बात को साबित करने का भार तो आपके ऊपर है ना कि आप अपनी बात को साबित करें। तो साबित कैसे करोगे आप? तो साबित आप धारा 34 के अधीन आपको ये परमिट किया गया है कि आप उस निर्णय को पेश कर दें जो डिक्री आदेश जो भी हो रखा है उसमें उसे पेश करें, और धारा 34 अलाउ करती है कि आपका वो निर्णय पेश करना क्या है, वो रिलेवेंट फैक्ट है। कुछ समझ आ गया एनु? सर सीआरपीसी धारा 300 है ना? जी हाँ, 300 भी ये कह रहा है कि एक बार जो मामला निपटा दिया गया उसे आप बार बार उठा के नहीं आओगे, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ बहुत सी पेंडेंसी हैं। अगर हम एक ही बात को रोज़ रोज़ उसी बात को सुने, उसी बात को कहें, तो वो ऑनरेबल कोर्ट के बहुमूल्य समय की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ठीक है, धारा 34 क्लियर है? यस सर। हाँ सर। धारा 35 कह रहा है कि रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट etc. jurisdiction. A final judgment, order or decree of a competent court or tribunal in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing not as against any specified person but absolutely is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant. पहला पार्ट इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला पार्ट कह रहा है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। ये कह रहा है कि किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नावाधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में किया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधि की हैसियत प्रदान करती या ले लेती है, या जो सर्वतः न कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी निर्दिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है, जबकि किसी ऐसी विधि की हैसियत या किसी ऐसी चीज़ पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। ठीक है, और उसका दूसरी धारा कह रही है सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज़ कंक्लूसिव प्रूफ दैट। ये कह रहा है कि ऐसा निर्णय, आदेश, डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है कि, निश्चायक सबूत हम कहाँ पढ़ के आए हैं? जी एनु, हेलो, अरे मेरी आवाज़ नहीं। हाँ। हमने सेक्शन के हाँ बी में पढ़ा था। क्या कहता है? एक बार बता दो, निश्चायक सबूत क्या कहता है? सर ये है कि जो एक बार फैक्ट साबित हो चुका है
ये कह रहा है कि अगर कोई तथ्य निश्चायक सबूत तब है जब अगर वो साबित हो गया है तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस जो है कोर्ट ग्रहण नहीं करेगा। जो एक बार साबित किया जा चुका है उसे कोर्ट दोबारा से नहीं, वो तो एक बार निश्चायक सबूत में जाके उसे पढ़िए, आप एक बार पढ़ के बताइए। ये निश्चय सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ इसकी जो दूसरी धारा उपधारा 2 है, धारा 35 की, ये क्या कह रही है? ये कह रहा सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ। किस चीज़ का कंक्लूसिव प्रूफ है? दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation। ये कह रहा है कि कोई विधिक हैसियत जो वह प्रदान करती है उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई। ठीक है भाई, कोई डिक्री हुआ, कोई आदेश हुआ, तो उस आदेश के परिवर्तन में आने से क्या हुआ? कोई हैसियत है भाई। डिक्री क्या करती है? या तो किसी को कोई हैसियत प्रदान करेगी या किसी से कोई हैसियत छीनेगी, है ना भाई। किसी को तो कोई टाइटल प्रदान करेगी, सुनिश्चित करेगी ना उसके सामने जो हाँ, किसी के फेवर में जाएगा, किसी के। ठीक। सेकंड कह रहा है एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accrued to that person। कोई विधिक हैसियत जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है, उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई। ठीक। और थर्ड कह रहा है एनी लीगल कैरेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्ड दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी व्यक्ति से ले लेती है उस समय ख़त्म हुई जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत ख़त्म हो गई थी या ख़त्म हो जानी चाहिए। और फोर्थ कह रहा है एनीथिंग to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order or decree declares that it had been or should be his property। और ये कह रहा है कि कोई चीज़ जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय संपत्ति थी जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज़ उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए। तो ये क्या है कि ऐसा निर्णय, आदेश इन बातों का निश्चायक सबूत है। समझ आ गया? मतलब तो यही है ना कि ये धाराएं खंडनीय नहीं होंगी। हैं? क्या करें? मतलब तो यही है कि ये इस धारा को खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब कि अगर कोई निर्णय, डिक्री आ गई तो उस डिक्री को या तो हायर कोर्ट से आप चैलेंज करके बदलवा के लाइए। अगर मान लीजिए कोई निर्णय, डिक्री अपीलेबल है तो उसकी अपील में जाइए। लेकिन यदि वो एग्जीक्यूट हो गई तो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आप जो है वो डिक्री जो है उस तथ्य के लिए निश्चायक सबूत हो जाएगी और अब आप न्यायालय में उस डिक्री के खिलाफ कोई साक्ष्य लेके खड़े नहीं होंगे। जब साक्ष्य आपसे लिया जाना था वाद के दौरान आप जितना चाहे साक्ष्य देते, जिस टाइम मुकदमा लड़ा गया होगा उस टाइम आपको पूरा अवसर मिला था। लेकिन एक बार निर्णय, आदेश या डिक्री फाइनल हो गया
तो फिर वो एक निश्चायक सबूत हो गया उस तथ्य का जिस तथ्य के विषय में वो पारित किया गया है। वो सारी बातें बता दी इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में करके। इज दैट क्लियर? Yes, sir. 36 कह रहा है रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। यहाँ जो 35 में बात बताई गई हैं उनके अलावा 36 कह रहा है कि अगर जो बातें 35 की 1, 2, 3, 4 में नहीं आई तो 36 उसके लिए कह रहा है जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35 आर रिलेवेंट if they relate to matters of a public nature relevant to the inquiry, but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state। ये कह रहा कि वे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ जो धारा 35 में वर्णित से भिन्न हैं, धारा 35 में जो बताई गई है 1, 2, 3, 4 हैं, इनसे भिन्न अगर कोई है उसके बारे में बात करिए धारा 36। ठीक है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये धारा 36 क्लियर हो जाएगी। इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि ए शूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन इट्स लैंड। ए ने बी पर परिवाद किया, कहेगा भूमि पर अतिचार संबंधी। बी अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड which A denies, the existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists। ये कह रहा है कि कै अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका कै प्रत्याख्यान करता है। प्रख्यान और प्रत्याख्यान मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। पहले ये बताओ क्या होता है प्रख्यान करना और प्रत्याख्यान करना। जी, हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? प्रख्यान माने होता है सिर्फ किसी बात को, अपनी किसी बात को रखना। और फिर प्रत्याख्यान माने होता है कि सर जो मतलब विपक्षी पक्ष है उस बात को नहीं मानता है। वो मतलब एक एसर्शन होता है, एक डिनायल होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, उस बात का डिनायल कर रहा है। कै द्वारा गै के विरुद्ध उस भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें गै ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किंतु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है। तो सेम मार्ग के लिए ए और सी के बीच कोई विवाद हुआ था और वहाँ प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री आई थी कि ये मार्ग, जो इस मार्ग का झगड़ा है, ये कैसा है, मतलब कि उस पे मार्गाधिकार कैसा है, अस्तित्व में है। तो वो जो सी के पास डिक्री है वो रिलेवेंट तो है लेकिन वो निश्चायक सबूत नहीं है। इज दैट क्लियर? जी, चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे अगली धारा, उसके इलस्ट्रेशन भी हैं और लंबी धारा है, थोड़ा सा उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।